नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और ये कैसे होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको फिक्स पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्या लिखा है, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि जब प्रकाश किसी समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि जब प्रकाश किसी समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर दोनों माध्यमों के पृथककारी तल, अभी आपको बताएंगे पृथककारी तल क्या होता है। दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ चलिए हम इसको इस तरीके से समझते हैं रे डायग्राम से। मान लेते हैं कोई यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ कोई एक समान माध्यम कोई भी हो सकता है, किसी जैसे कि हम वायु मान लेते हैं कि यहाँ पर समान माध्यम वायु है यहाँ पर। ठीक है, ये हवा है, वायु है, और यहाँ मान लेते हैं कोई ग्लास है यानी कि कांच मान लेते हैं। ठीक, तो यह प्रकाश की किरण क्या होगा कि जब वायु माध्यम यानी समान माध्यम से आती है किसी एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में, कहाँ पर दूसरे माध्यम में जब जाती है, तो पृथककारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो, जैसे ये यहाँ पर आएगी तो ये थोड़ा ऐसे मतलब कि तिरछा आएगी यानी अवलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, तो ये अपने मार्ग से विचलित होती है। क्यों विचलित होती है? जो ये विचलित होती है इसी को हम बोलते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, देखिए ये वायु है, ठीक, और ये क्या है, ग्लास है। तो ये वाला जो तल है, ये जहाँ से जो तल है, जिस तल से वायु और ग्लास अलग अलग हो रहे हैं दो माध्यम, इसी को हम बोलते हैं पृथककारी तल। यानी इसी पृथककारी तल से ये प्रकाश की किरण क्या होती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब ये विचलित क्यों होती हैं? तो देखिए विचलित इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये एक मान लेते हैं कोई समान माध्यम यानी कि कोई वायु है, ये कोई वायु है, और ये हमारा जल, देखो यहाँ वाटर लिखा हुआ है। तो जब प्रकाश की किरण क्या होती है कि यहाँ से आती वायु से आती है और इसमें, तो अपने मार्ग से विचलित इसलिए होती है क्योंकि ये हमारा रेयर मीडियम है। रेयर का मतलब होता है ये विरल माध्यम है। क्या? विरल माध्यम, विरल माध्यम है ये हमारा, और ये हमारा सघन माध्यम है। सघन और विरल एक तरीके से इसमें डिफाइन करें तो मतलब ये है कि विरल माध्यम वह होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक तेजी से चल सके। ठीक है, जिसमें प्रकाश की चाल तेजी से चलती है, यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल होती है। तो जिस माध्यम में इस स्पीड से प्रकाश की चाल चल सके या अधिक स्पीड से चले, उसे हम बोलते हैं विरल माध्यम। और जब प्रकाश की किरण जो जहाँ पर यानी कि कम स्पीड से चलती है, यानी उसकी जो स्पीड है इससे थोड़ा कम हो जाती है, तो उसे हम उस माध्यम की अपेक्षा जो दूसरा माध्यम है उसको सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर वायु क्या होगा, हमारा विरल माध्यम है, और ये वाटर क्या होगा, सघन माध्यम, क्योंकि वायु की अपेक्षा वाटर में प्रकाश की चाल थोड़ा स्लो चलेगी, इसीलिए इसको हम सघन माध्यम बोलते हैं और इसको विरल माध्यम, यानी कि ऐसा माध्यम जिस जिस माध्यम में प्रकाश क्या हो कि तेजी से चले, उसकी अपेक्षा दूसरा माध्यम हो जिसमें प्रकाश की चाल उससे उस माध्यम की अपेक्षा कम चले, तो उसको हम सघन माध्यम बोलते हैं। तो यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल ये होती है और जल में प्रकाश की चाल थोड़ा कम हो जाती है, इसीलिए क्या होता है कि इसको हम सघन माध्यम कहते हैं। तो आपको विरल माध्यम और सघन माध्यम समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर अपवर्तन कैसे होता है। तो ये मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है, ये एक माध्यम यानी कि सघन ये विरल माध्यम से आई यहाँ तक। ठीक है, अब ये पृथककारी तल है, जो पृथककारी तल उसे इसे कहते हैं जो वायु और ग्लास को अलग अलग करता हो। जैसे यहाँ पर वायु और ये ग्लास यानी दो माध्यमों को ये अलग अलग कर रहा है ये तल, तो इसको हम पृथककारी तल बोलेंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से प्रकाश क्या होगी, अपवर्तित हो गई, यानी कि दूसरे माध्यम में आई। जब दूसरे माध्यम में आएगी तो ये मतलब कि क्या होगा कि ये माध्यम के चेंज होने की वजह से, है ना, माध्यम की चेंज होने की वजह से ये अविलंब की ओर झुक जाएगी।
देखिए प्रकाश की किरण आई और अवलंब की ओर झुक गई। इसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जा पाई क्योंकि इसमें इसकी प्रकाश की जो चाल है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, इसीलिए ये क्या अवलंब की ओर थोड़ा झुक गई। ठीक है, तो प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब प्रकाश की इसी घटना को कहते हैं अपवर्तन। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर और इसमें कुछ चीज़ें उनको हम समझते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आती है और किसी सघन माध्यम में या दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के क्या होता है कि वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये एक अभिलंब है, ठीक, अभिलंब खींचा गया है। अब ये हमारी आपतित किरण होती है और ये हमारी अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण मतलब जो दूसरे माध्यम में गई है, इसे अपवर्तित किरण बोलते हैं, इसे आपतित किरण बोलते हैं। और ये हमारा अभिलंब होता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है आई, जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है आर, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। और देखिए यहाँ पर ये कितना विचलित हुई है प्रकाश किरण, इतना विचलित हुई है। तो ये जो प्रकाश की किरण है सीधे जाना चाहिए और जितना मुड़ गई है यहाँ देखिए, तो ये प्रकाश की किरण और इसके बीच का जो कोण होता है इसे हम विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। ठीक, क्योंकि ये इतनी एंगल से ये जो प्रकाश किरण है विचलित हुई है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के देखिए दो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते थे, उसी तरह इसमें होते हैं। इसमें पहला नियम बिल्कुल उसी के समान होगा, लेकिन कुछ चेंज होगा। दूसरा नियम जो होगा वो बिल्कुल चेंज होता है। तो देखिए पढ़ते हैं आगे। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन। आपतित किरण मतलब कि ये वाली प्रकाश किरण, अपवर्तित किरण का मतलब ये वाला अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु ये वाला आपतन बिंदु, और ये अभिलंब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों एक ही तल में, इसी तल में ये तीनों है, इसी तल है ना, इसी तल में देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और ये एक ही तल में होते हैं। ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? देखिए दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच, किन्हीं दो माध्यम, यानी कि देखिए ये माध्यम हमारा और ये माध्यम, ठीक, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में, इसमें अपवर्तन में प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया, यानी अपवर्तन हो रहा है ना, ये अपवर्तन हो रहा है, इसमें आपतन कोण यानी ये हमारा आपतन कोण है, इसकी जिया यानी साइन, ठीक, आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर पर परस्पर क्या होते हैं? परस्पर समानुपाती होते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, यानी कि ये जो आपतन कोण है इसके बीच जुड़ने वाली ये कोण की जिया साइन आई मान लेते हैं और इस अपवर्तन कोण के बेस बनने वाली जिया साइन आर, ये आपस में क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए इस तरीके साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आर इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। जब ये इसको इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, स्थिरांक आ जाएगा जो कि ये एन है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। एन यहाँ पर क्या है? एन एक अपवर्तनांक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यानी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए यानी कि निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। मान लेते हैं यदि किसी माध्यम, मान लेते कोई जो प्रकाश है वो किसी माध्यम एक, मान लेते कोई माध्यम एक है, एक से किसी माध्यम एक, किसी माध्यम एक से तथा दूसरे माध्यम, किसी माध्यम एक से दूसरे माध्यम दो में जा रहा है। ठीक, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा? उसका अनुपात होगा है साइन आई अपॉन साइन आर, यानी जब प्रकाश किसी माध्यम एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अनुपात ये होता है। ठीक, इसको हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का
सापेक्ष अपूर्णांक। अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, सॉरी यार यहाँ पर लगेगा, ठीक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपूर्णांक कहलाता है ये, ठीक है। ये जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अनुपात ये sin i अपॉन sin r होता है, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रतीक में मान लेते हैं कि इस तरह, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। यानी एक का n का मतलब है ये कोई स्थिरांक है, ठीक, जो कि माध्यम अपवर्तनांक है n, ठीक। यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको इस तरीके लिख सकते हैं, और या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि 1 2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये होता है 1 2, यानी 1 and 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको sin i अपॉन sin r इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक। यह हमारा होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक। अब यदि ग्लास हो, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, मान लें कि जो पहला माध्यम है ये हमारा पहला माध्यम जो n1 है, इसको मान लेते हैं हम ये क्या हो, ये का यानी वाटर हो, पहला माध्यम वाटर हो, और n2 दूसरा माध्यम क्या हो, ग्लास हो, ठीक। तब इसको हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि जल के सापेक्ष इसको हम लिखेंगे। देखिए जब इस तरीके से हो, पहला माध्यम मान लेते हैं वाटर हो, और यानी W का मतलब वाटर यानी जल, और दूसरा माध्यम N2 Ng, G का मतलब ग्लास, दूसरा माध्यम क्या हो, कांच हो। तो इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, इस तरीके से इसको लिखेंगे, यानी कि WNG, ठीक, WNG इस तरीके से इसको लिखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG इक्वल टू sin i अपॉन sin r। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG, इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं पहला माध्यम जो है वो क्या हो, पहला माध्यम क्या हो, पहला माध्यम मान लेते हैं वो हो वायु, क्या हो, वायु, पहला माध्यम क्या हो, वायु हो, मान लेते हैं कि Na हो गया, ठीक। पहला माध्यम वायु है, और दूसरा माध्यम मान लेते हैं कि ग्लास हो, क्यों, दूसरा माध्यम ग्लास यानी कि कांच हो, कांच, तो कांच यानी Ng, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे यानी कि पहले माध्यम का, देखिए यहाँ पर देखिए जो वायु होता है वो निर्वात और वायु को लगभग एक ही मान लिया गया है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है लगभग निर्वात के उतना ही स्पीड से वायु में भी चलती है, इसीलिए इसको मान लिया गया है। तो देखिए निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी निर्वात के सापेक्ष, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या किसके सापेक्ष, यानी कि किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष, निर्वात या वायु के जैसे कि ये हमारा है ग्लास है, तो इसके सापेक्ष, ये ग्लास है यानी इस वाले वायु के सापेक्ष, वायु निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा तो उस माध्यम का क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यानी sin i अपॉन sin r इक्वल टू Ang, यानी कि ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है, किसके, कोई वायु या फिर निर्वात के सापेक्ष ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सो गाइस ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध, यानी कोई सापेक्ष, और अभी हमने पढ़ा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यानी किसी माध्यम एक के सापेक्ष किसी दो माध्यम के सापेक्ष को उस पहले माध्यम का दूसरे माध्यम का सापेक्ष
अपूर्णांक कहलाता है। और निरपेक्ष अपूर्णांक भी पढ़ा हमने। निरपेक्ष अपूर्णांक क्या होता है? निरपेक्ष अपूर्णांक यानी कि किसी वायु या निर्वात के, है ना, उस माध्यम के सापेक्ष को निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपूर्णांक में संबंध क्या होता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को हम कैसे लिखेंगे? यानी WnG। ठीक, यानी ये वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। और दूसरा मान लेते हैं कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या? कांच इसके अपोजिट है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको लिखेंगे कि GnW, यानी कांच के सापेक्ष क्या है? जल का अपवर्तनांक है। अगर हम माने कि माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है। अब यहाँ पर एक, इसको आप समझ लीजिएगा। अब हम थोड़ी एक बात और समझाते हैं। मान लेंगे यदि माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, मानते हैं माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 और माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 हो, तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे? माध्यम एक के सापेक्ष, यानी एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या होगा? ये होगा कि माध्यम दो का अपवर्तनांक अपॉन माध्यम एक का अपवर्तनांक। ये याद रखिएगा, यानी कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक अपॉन माध्यम एक का अपवर्तनांक होता है। ठीक, अब इसको हम क्या करें? देखिए यहाँ पर जैसे कि ये है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर इन दोनों को हम इस तरीके से लिखें, देखिए यहाँ पर, यानी कि किसके? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा Ng अपॉन NW, और इसको लिखें तो ये हो जाएगा NW अपॉन Ng। ये ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है और ये क्या? यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 आएगा। यही हमारा इनके बीच में संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर लिखें, यानी कि GnW मल्टीप्लाई WnG, तो हमारा मान 1 आएगा। ठीक, कैसे? तो देखिए GnW का मान रख दें हम। GnW का मान कितना है? देखिए यहाँ GnW का मान है NW अपॉन Ng गुणे W, और देखिए यहाँ WNG का मान कितना है? तो WNG का मान है NG अपॉन NW, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 ना, तो इसका मान 1 आया। तो ये हमारा क्या होता है? ये होता है सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। ये होता है सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। क्या होता है? सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। इसको लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू 1/2n1। ये हमारा संबंध होता है सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध।